एवरीवन, नमस्कार। मैं जितेंद्र नाथ संविधान की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में आपसे भाग 3 में मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 को जाना था, जिसमें हमने विधि के समता, विधियों के समान संरक्षण, राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा, आरक्षण, पिछड़ा वर्ग में पदोन्नति में आरक्षण, अस्पृश्यता का अंत और अंत में उपाधि के अंत को जाना था। आज के इस वीडियो में हम आपसे भाग 3 में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य स्वतंत्रता के अधिकार को जानेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसमें अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि कोई भी अपने विचार को सार्वजनिक कर सकता है। अभिव्यक्ति यानी कि कोई भी अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकता है, इसकी स्वतंत्रता प्रदान करी गई है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज बी शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की बात करता है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज सी संगठन बनाने और सरकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता की बात करता है। और सरकारी संस्था 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज डी भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ई भारत में कहीं भी निवास करने और वहां बस जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो कि पहले संपत्ति के अधिकार के रूप में था, तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इससे हटा दिया गया है और भाग 12 में संपत्ति के अधिकार में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता की बात कहता है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो संविधान द्वारा इसमें सीमाएं भी लगाई गई हैं। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर 8 प्रकार की सीमाएं हैं, जिसमें भारत की संप्रभुता और एकता के लिए यदि चुनौती है तो सीमाएं लगाई जा सकती हैं। जैसे कि मुंबई में जो 26/11 आतंकी हमला हुआ था, इसमें मीडिया द्वारा सीधा प्रसारण किया गया था, लाइव प्रसारण किया गया था। तो जिसमें हमारे शासन द्वारा जो भी निर्णय या जो भी कदम उठाए जा रहे थे, आतंकियों को पहले ही पता चल जाता था। और तो इसलिए अब सीमाएं लगाई गई हैं, इसलिए इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य की सुरक्षा के लिए यदि कोई खतरा है तो सीमाएं लगाई जा सकती हैं, लगाई जाएंगी। और विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए यदि कोई चुनौती है या खतरा है तो सीमाएं लगाई जाएंगी। लोक व्यवस्था को यदि कोई भंग करने की कोशिश करता है या कर सकता है तो हम प्रतिबंध, तो सीमाएं लगाई जाएंगी। और सदाचार या नैतिकता के लिए अगर खतरा है तो सीमाएं लगाई जाएंगी। जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैन कर दिया गया है। न्यायालय की अवमानना के अगर कोई विषय से संबंधित है तो सीमाएं लगाई जाएंगी। तो न्यायालय की अवमानना यानी कि दीवानी अवमानना और आपराधिक अवमानना की बात करता है। तो दीवानी अवमानना यानी कि जानबूझकर इच्छा से, और आपराधिक अवमानना की बात करें तो आज्ञा की अवहेलना करना की बात आती है। मानहानि यानी कि आपके द्वारा कोई टिप्पणी या ऐसा करने से यदि किसी का मान भंग होता है, मान की क्षति होती है, तो वो मानहानि के अंतर्गत आएगा। तो मानहानि पर भी सीमाएं लगाई गई हैं इस प्रकार के कृत्य के लिए। अपराध के लिए उस्काना यानी कि आपकी किसी भावना से यदि कोई अपराध के लिए प्रेरित हो सकता है तो सीमाएं लगाई जाएंगी। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की स्वतंत्रता पर 2 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं, जिसमें भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए यदि चुनौती है और लोक व्यवस्था के लिए खतरा है तो सीमाएं लगाई जाएंगी। संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पर 3 प्रकार की सीमाएं की बात करी गई है, जिसमें भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए यदि खतरा है, लोक व्यवस्था के विरुद्ध है और सदाचार या नैतिकता के विरुद्ध है तो इस पर सीमाएं लगाई जाएंगी। आवागमन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और निवास करने की स्वतंत्रता या बस जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ई की स्वतंत्रता पर 2 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं, जिसमें जनहित या सार्वजनिक हित में रोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और एसटी के हित में प्रतिबंध लगाए सकते हैं। जैसे कि अनुसूचित 6 के से संबंधित जो राज्य हैं, एसटी से संबंधित हैं। व्यवसाय
की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज जी पर 2 प्रकार की सीमाएं लगाई जाने की बात करी गई है और इसमें शर्त के साथ प्रतिबंध की बात करी गई है, शर्त के साथ। तो राज्य के लिए किसी भी व्यवसाय के लिए तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं और राज्य व्यवसाय में राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे की बात करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत सन 1985 के मुद्दे की बात करते हैं, वाद की बात करते हैं। तो न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे कि लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति या हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति है। और इन सभी रूपों में अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस का होना जरूरी है। और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत में प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। तो लिखित अभिव्यक्ति में पुस्तक होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, अखबार होती हैं, जिसे हम प्रिंट मीडिया के से जानते हैं। मौखिक में आपकी टीवी, रेडियो हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई। और हाव भाव अभिव्यक्ति में नाटक हो गई, फिल्में हो गई। तो नाटक और फिल्में ये समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं क्योंकि ये इसमें रोचकता होती है, कहानियां होती हैं, गीत होता है, नृत्य होता है, संगीत होता है और ये समाज पर इसका प्रभाव जो होता है नकारात्मक होता है तो सकारात्मक भी होता है। और इसमें जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं जो समाज पे, तो इसके लिए हमारा सेंसर बोर्ड भी होता है जो उसको नियंत्रित करता है। तो भारत में प्रेस का महत्व या भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को हम जानते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में प्रेस को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाता है और तानाशाही से रक्षा करता है। और भारत जैसे देश में प्रेस जनता की राजनीतिक शिक्षा का माध्यम है, जिसमें राजनीतिक शिक्षा में जैसे कि सरकार की नीतियां, कार्यक्रम के बारे में समाज को बताता है, उनकी सफलता विफलताओं के बारे में बताता है और व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य को बताता है। और भारत जैसे देश में प्रेस समाज सुधार का एक प्रमुख माध्यम है और भारत में बहुलवादी समाज में प्रेस विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों में समन्वय लाने का एक प्रमुख साधन है और इसमें राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सीमाओं की बात करते हैं तो भारत सहित विश्व के किसी भी देश में असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं किया गया और भारत का संविधान भी प्रेस पर सीमाएं लगाता है और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। अतः विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाई गई 8 सीमाएं प्रेस पर स्वतः लागू होंगी। भारत में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन घृणा वाक्य या हेट स्पीच की स्वतंत्रता नहीं है। घृणा वाक्य का अर्थ एक ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज में विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने का कार्य करती है और इस प्रकार भारत का संविधान असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं करता है और राज्य को यह अधिकार देता है कि विशेष परिस्थिति में राज्य प्रेस पर सीमाएं लगा दे, लेकिन प्रेस का अपवादी परिस्थिति में सीमाएं लगाई जानी चाहिए और सर्वोत्तम स्थिति वह होगी जब प्रेस स्वयं आत्म नियंत्रण की व्यवस्था विकसित करेगी। तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जो धारा 66A है इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A में कहा गया है कि यदि कोई इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करके कोई ऐसा संदेश, टिप्पणी या कोई अन्य कार्य करना जो कि घोर आपत्तिजनक हो तो ऐसे व्यक्ति को सजा का प्रावधान है, गिरफ्तार किया जाएगा और उस पर मुकदमा भी चलाया जाएगा और की बात मतलब ये सब बात कही गई है और जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया है और निरस्त कर दिया गया है। तो नवीन संसद बनाम भारत संघ 2004 बाद में न्यायालय ने राजध्वज फहराने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया है। 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी संस्था को संविधान के अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया है और सहकारी संस्था जब नागरिकों
का कोई समूह आपस में सहयोग कर अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए किसी संस्था का निर्माण करता है तो उसे सहकारी संस्था कहते हैं। मतलब और एग्जाम्पल के रूप में हम अमूल को देख सकते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, यानी कि अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण की बात करता है। तो अनुच्छेद 20 का क्लॉज फर्स्ट जो है, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे उस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 20 का क्लॉज फर्स्ट जो है भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है। तो भूतलक्षी विधायन का अर्थ एक ऐसा कानून जो अतीत कालीन प्रभाव से लागू हो, यानी कि यदि कोई कानून आज बना और आज से 3-4 साल या 3 साल या 4 साल पहले से लागू किया जा रहा है, तो ऐसे कानून को हम भूतलक्षी विधायन कहते हैं। तो मतलब ये कहता है कि ये मतलब इसकी मनाही करता है। तो भूतलक्षी कानून विधायन की ये मनाही करता है, निषेध है इसका। तो भूतलक्षी विधायन का निषेध केवल आपराधिक मामले में है, यानी कि आपराधिक मामले में इसका निषेध किया गया है, लेकिन दीवानी मामले में इसका निषेध नहीं है। अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 जो है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। तो दोहरा दंड का निषेध की बात करता है। तो दोहरा दंड का अर्थ एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड देना है, यानी कि लेकिन भारत में दोहरा दंड की मनाही केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, प्रशासनिक या विधायी दंड दिया जा सकता है। यानी कि यदि कोई भारत में सरकारी नौकरी में है और वो अपराध करता है तो उसको न्यायिक दंड के साथ साथ उसको प्रशासनिक या विभागीय दंड भी दिया जा सकता है और उसकी नौकरी भी जा सकती है। जिसमें अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कि आत्म अभिशंसन की मनाही करी गई है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, लेकिन अपराध अनुसंधान के लिए जरूरी चिकित्सीय और अन्य साक्ष्य इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, डीएनए हो गया इत्यादि है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। तो किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, यानी कि अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो फांसी विधि के स्थापित एक प्रक्रिया आईपीसी की धारा लगाई जाती है, तो उसी के द्वारा उसके जीवन से वंचित किया जा रहा है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि कोरोना के समय में कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है, तो लेकिन वो सार्वजनिक हित में किया जा रहा है। ठीक 144 लगाई जा रही है। अब AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य की बात करते हैं, जो कि 1950 का वाद है। तो नाले के अनुसार जीवन के अधिकार का अर्थ जीवित रहने का अधिकार है, इसमें ये कहा गया। फिर मेनका गांधी बनाम भारत सन 1978 में वाद आया, जिसमें ये कहा गया कि नाले ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की और जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना बताया है। और जीवन का अधिकार एक सामयिक अधिकार है जिसमें वह सारे अधिकार शामिल हैं जो मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। नाले ने अलग अलग मामले में अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किए हैं, जैसे कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार MC मेहता वाद 2002 में किया गया है, स्वच्छ जल एवं वायु का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, निद्रा का अधिकार 2011 में बाबा रामदेव बनाम दिल्ली पुलिस वाद में आया था। निष्ठा का अधिकार 2017 में के पुट्टास्वामी वाद से आया, जिस निष्ठा यानी कि शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक
स्वनिर्भरता, चयन की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से निष्ठा के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन विधि सम्यक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। निष्ठा का अधिकार, निष्ठा की कोई समान परिभाषा नहीं है। समानता, निष्ठा का अर्थ व्यक्ति की वह क्रियाकलाप है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। और भारत में निष्ठा का अधिकार MP शर्मा केस 1954 में, खड़ग सिंह केस 1962 में, इसमें ये कहा गया कि ये मौलिक अधिकार, निष्ठा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में आया, जिसमें कहा गया कि ये मौलिक अधिकार है, निष्ठा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और पुट्टास्वामी जो हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। आइए अब IPC की धारा 370, IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, तो धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध को जिसमें अपराध घोषित किया गया है और इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत पशु के साथ ऐसा करना, नाबालिग के साथ ऐसा करना और समान लिंग के व्यक्ति के बीच, जिसको कि समलैंगिकता बोलते हैं, के साथ ऐसा होना, ये धारा 377 के अंतर्गत आता है। तो 2009 में नाथ फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस समलैंगिकता से संबंधित जो क्लॉज है इसके लिए चुनौती दी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नाथ फाउंडेशन के पक्ष में फैसला दिया और समलैंगिकता को वैध घोषित किया। तो फिर इसके बाद सुरेश कौशल जो वाद 2013 में आया और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया और धारा 377 के पक्ष में फैसला दिया और समलैंगिकता को अपराध घोषित किया। और उस समय निष्ठा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। 24 अगस्त 2017 को निष्ठा के अधिकार से संबंधित फैसला आया और निष्ठा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और जिसके बाद पुनः जो नाथ फाउंडेशन और अन्य समलैंगिक संगठन ने, जो कि 20 से भी ज्यादा थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि PL दायर की। कोर्ट के अनुसार धारा 377 का समलैंगिकता संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा पूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। और न्यायालय के अनुसार यदि एक ही लिंग के दो व्यक्ति जो वयस्क हैं और आपसी सहमति से एकांत में यौन संबंध बना सकते हैं। और वर्तमान में IPC की धारा 377 प्राकृतिक यौन संबंध के अंतर्गत पशु के साथ एवं नाबालिग के साथ वाला क्लॉज अभी विद्यमान है और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 में केवल समलैंगिकता से संबंधित क्लॉज को ही रद्द किया है। तो आइए अब जीवन का अधिकार और मरने के अधिकार से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। तो रतिनाथ बनाम भारत संघ 1994 में न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में जीने और मरने के अधिकार दोनों को शामिल किया गया है, अतः धारा 309 को रद्द कर दिया गया। और IPC की धारा 309 जो है आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बताता है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में न्यायालय के अनुसार ये कहा गया कि जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है, अतः धारा 309 को पुनः लागू कर दिया गया। तो जीवन का अधिकार और दया मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया को भी जानते हैं। तो दया मृत्यु यदि असाध्य रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति कष्ट से बचने के लिए मृत्यु की मांग करता है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु प्रदान करना यूथेनेशिया या दया मृत्यु कहलाता है। फिर इसके बाद अरुणा सांगबाग बनाम भारत संघ 2011 वाद में न्यायालय ने दया मृत्यु के दो रूप बताए हैं। दया तो एक सक्रिय दया मृत्यु, एक निष्क्रिय दया मृत्यु। तो सक्रिय दया मृत्यु में मृत्यु प्रदान करने को अवैध कहा है और ज्ञान कौर केस के अनुसार कहा गया है। और निष्क्रिय दया मृत्यु जिसमें जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लिया जाता है और इसको ही न्यायालय ने वैध कहा है और इसमें शर्त के अनुसार वैध कहा है। परिवार या केयर टेकर की सलाह को जरूरी बताया गया है। डॉक्टर का एक पैनल की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया जाएगा और हाई कोर्ट के जज की स्वीकृति को आवश्यक बताया गया है। तो
मार्च 2018 में कॉमन क्लॉस एनजीओ द्वारा एक दायर की गई जनहित याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने यूथेनेशिया पर फिर से विचार किया और निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया है। और न्यायालय के अनुसार गर्मा पूर्ण तरीके से मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह एक लिविंग विल अपने जीवन काल में तैयार कर ले और जिसमें वह ये घोषणा करे कि कोमा में जाने पर उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं रखा जाए बल्कि गर्मा पूर्ण तरीके से मरने दिया जाए। अब और मेनका गांधी वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में विधि की सम्यक प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। अब शासन चलाने के सिद्धांत की बात करते हैं तो शासन चलाने के 3 सिद्धांत हैं। विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया यानी कि निर्मित विधि की सर्वोच्चता की बात करता है और ये ब्रिटेन में है और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। अब दूसरा है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यानी कि स्थापित विधि की सर्वोच्चता की बात करता है और ये जापान में है और जापान में संविधान की सर्वोच्चता है। तीसरा जो है विधि की उचित प्रक्रिया की बात करता है यानी उचित विधि की सर्वोच्चता की बात करता है और ये यूएसए में है जिसमें न्यायालय की सर्वोच्चता की बात करी गई है। और जीवन के अधिकार के तहत न्यायालय संविधान से ऊपर उठकर निर्णय कर सकता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है और जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। संसद ने RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम या एक्ट 2009 पारित किया है और सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए यानी कि बीपीएल के लिए होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने इससे संबंधित बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हम अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है यानी कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण की बात करता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और मनपसंद व्यक्ति से उसे परामर्श करने का अधिकार होंगे और ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें यात्रा अवकाश आदि का समय शामिल नहीं है। लेकिन यह अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, एक तो शत्रु अन्य देशी और एक निवारक नजरबंदी या निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। शत्रु अन्य देशी के से तात्पर्य एक देश का ऐसा नागरिक से है जिस देश से के साथ जो है भारत का युद्ध चल रहा हो और निवारक नजरबंदी से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिस व्यक्ति से को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना है। नजरबंदी दंडात्मक नजरबंदी से अलग है क्योंकि दंडात्मक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है और समानता ये दंडात्मक होती है और भारत में निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है और इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो मीसा टाटा पोटा ये एक निवारक नजरबंदी के तहत कानून है जो वर्तमान में खत्म कर दिए गए हैं और मीसा को 1971 में बनाया गया था और आपातकाल के समय इसका उपयोग किया गया था और 1977 में इसको समाप्त कर दिया गया। टाटा 1985 में था और ये आतंकवाद एवं अपराधी से संबंधित कानून था। पोटा जो है 2002 में बना था, ये आतंकवाद से संबंधित कानून था। फिर निवारक नजरबंदी से संबंधित एनएसए भी एक कानून है। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी बोलते हैं इसको। तो ये 1 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है इसके तहत। और राज्य स्तर पे भी कानून बने हैं जैसे कि एमको का, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ
ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, यूपी को का उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। तो फिर अब भारत में निवारक नजरबंदी के 4 आधार हैं। एक, राज्य की सुरक्षा अनुच्छेद 12 के तहत लोक व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध की बात करता है और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति की बात करता है। फिर निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है और उससे अधिक समय तक गिरफ्तार रखने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है और जो कि 3 सदस्यीय होगा और इसमें एक हाई कोर्ट के वर्तमान जज और या रिटायर्ड जज भी होने चाहिए और हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। इसमें निवारक नजरबंदी या निरोध के आधार पर की सूचना जो है व्यक्ति को दी जा सकती है तथा आदेश के विरुद्ध अपील करने का अवसर भी दिया जा सकता है। हालांकि यदि निरोध का कारण बताना लोकहित में नहीं है तो ऐसा कारण बताना आवश्यक नहीं है और भारत में निवारक नजरबंद से संबंधित प्रावधान को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। लेकिन भारत में यदि निवारक नजरबंदी से के जो प्रावधान का दुरुपयोग होता है तो दुरुपयोग को रोकने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी है। तो ये था स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित वीडियो। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी तो कृपया कमेंट अवश्य करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।